हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे। ढंग से आप लोग सीखिए एक एक क्वेश्चंस को और लगातार अपने फ्रेंड्स को वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लगातार उन्हें चैनल से जोड़ते रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखते हैं, करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कहा गया 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो कुछ गिवन है वो नोट करते हैं, पहले जो कुछ दिया गया है वो नोट करते हैं। तो दिया क्या है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है समलंब की, तो इसका मतलब हमें पहली चीज तो उन्होंने दे दिया कि समलंब की ऊंचाई क्या है, और समलंब की ऊंचाई को हम h से लिख सकते हैं जो कि बोला गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आपसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है और इसी समलंब का ही आपको क्षेत्रफल भी दे दिया गया जिसको हम एरिया ए से लिख सकते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर कहा गया है समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है और जो इनकी समांतर भुजाएं होती है समलंब की उसमें से एक समांतर भुजा दी है, यानी उसमें से आपको एक समांतर भुजा भी बताई गई है। एक समांतर भुजा बोली गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कहा गया दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको इसकी जो दूसरी समांतर भुजा होती है वो ज्ञात करनी है। दूसरी समांतर भुजा ये आपको ज्ञात करनी, हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, अब देखिए सबसे सिंपल तरीके से आपको इसमें सूत्र पहले पता होना चाहिए कि जो समलंब हम करने जा रहे हैं इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले समलंब देखिए कैसे बनता है। ये दो तरह की समांतर रेखाएं होती हैं और इन समांतर रेखाओं को इस तरीके से टेढ़ी रेखाओं से जोड़ देते हैं। जो इसमें दो रेखाएं समांतर हैं और दो असमांतर हैं। ये दो ऐसी जो समांतर नहीं, ये आगे जा करके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित भी करेंगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ठीक, ऐसी आकृति समलंब कही जाती है। तो आपको समांतर भुजाएं दी तो इसका मतलब ये भुजाएं दी हैं जिसमें बोला एक 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरी नहीं पता, इसको हम x कर लेते हैं। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई देखिए 3 सेंटीमीटर बोला गया, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जैसे किसी भी एक वर्टेक्स से सामने 90 डिग्री की रेखा जो खींची जाती है लंब रेखा, यही ऊंचाई होती है। चाहे यहाँ से यहाँ खींचे या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे खींचे, समलंब की ऊंचाई इसी को कहते हैं। तो ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया। देखिए आपको इस फिगर को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए कि समलंब क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है, इसलिए इसको बनाया। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। आपको सिर्फ सूत्र की सहायता से ये प्रश्न आप लगा लेंगे। देखिए अब आपसे कहा गया था कि समलंब का क्षेत्रफल दिया गया था, तो हम उसी का सूत्र लगाएंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यहां पर ब्रैकेट में लिखा जाता है समांतर भुजाओं का योग, है ना, और गुणे ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखें। समलंब के लिए यही सूत्र प्रयोग होता है, समलंब के क्षेत्रफल के लिए। अब यहाँ जो कुछ भी दिया, जैसे समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया गया देखिए 12, तो हम इस तरफ 12 रख देंगे क्षेत्रफल की जगह, फिर बराबर है, बराबर लगाएंगे, 1/2 है ऐसे लिखेंगे, गुणे ब्रैकेट में लिखा समांतर भुजाओं का योग, जिसमें से एक भुजा पता है 3 लेकिन दूसरी नहीं पता, तो उसको +x करेंगे क्योंकि योग लिख लेना है ना। यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग और एक भुजा समांतर 3 है, दूसरी x मानी गई, तो 3 + x ये योग हो गया। ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपको दी गई थी 3 सेंटीमीटर, इसको भी रख दिया। देखिए ठीक है, अब आपको केवल ये सरल करना है। ये दो इधर देखिए यहाँ बटे में है तो इस तरफ आएगा, गुणे में हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा भाई, इस तरफ 2 गुणे में होगा तो 24 हो जाएगा। तो इधर केवल ये 3 + x बचा ब्रैकेट का और गुणे में 3, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से गुणा करने के लिए। ये आपका 24 है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम x निकालेंगे तो एक एक चीज तरीके से इधर लानी पड़ेगी। ये चीज गुणे में है 3 तो इधर आएगा, बटे में होगा। देखिए अब बचा इधर से सिर्फ 3 + x, ब्रैकेट हटाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 3 और 24, आप देख रहे हैं इधर 8 और इधर 3 + x, ये 3 प्लस में है, 8 के साथ माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे आप 3 को माइनस हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 8 में से 3 माइनस होकर के x बराबर 5 आ गया। 5 सेंटीमीटर आपका ये x बराबर आ गया, जो दूसरी समांतर भुजा थी, आपको यही ज्ञात करना था, और ये x बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक समलंब की समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो। यहां पर भुजाओं का अनुपात दिया है, यही प्रश्न यही है, लेकिन यहां पर समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे, जब भी अनुपात दिया जाता है तो उनको मान लिया जाता है कैसे कि माना समांतर भुजा है ना, ये जो अनुपात है ये समांतर भुजाओं का है, इसलिए हम कहेंगे माना पहली समांतर भुजा। दो भुजाएं समांतर होती है, आपने चित्र अभी देख ही लिया। समलंब का जो चित्र होता है इस टाइप से बनता है। इसमें आप देखेंगे दो समांतर भुजाएं हैं, ये और ये भुजा समांतर है। तो मान लेते हैं कि भाई पहली समांतर भुजा वो 3x होगा, क्योंकि अनुपात के साथ आप x मानते हैं, 3x और 2x। तो यहां पर आप बोलेंगे कि फिर दूसरी समांतर भुजा, इसको हम कह देंगे 2x। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर हमने इन समांतर भुजाओं को, इसको 3x और इसको 2x मान लिया, क्योंकि ये अनुपात पता था हमें। अब इसमें कहा गया तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये भी लिख लीजिए कि भाई समलंब की ऊंचाई भी दी हुई है, ऊंचाई h से लिखते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कहा गया इस समलंब का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इस समलंब का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल भी दिया गया। ठीक है, किसका, समलंब का। समलंब का क्षेत्रफल दिया है, जिसको एरिया हमें इसे लिखते हैं, और कितना दिया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया अब समांतर भुजाओं का अंतर क्या होगा। तो पहले हमें समांतर भुजाएं पता तो चले कितनी है, तब उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, अंतर आ जाएगा। इसके लिए जो हमें सूत्र, जिसके सूत्र के बारे में हमें पता होता है, जैसे समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम है, तो उसी का प्रयोग करेंगे सूत्र। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग लिया जाता है ब्रैकेट में, भुजाओं का योग, और इसको गुणा किया जाता है पूरे ब्रैकेट को किससे, ऊंचाई से। समलंब की जो ऊंचाई है उससे गुणा किया जाता है। ये तो आपका होता है सूत्र, समलंब के क्षेत्रफल का ये तो आपका सूत्र ही होता है। अब आप देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल दिया है 50, इस क्षेत्रफल की जगह इधर 50 रखेंगे, फिर बराबर है, बराबर लगाएंगे, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट में करना है। समांतर भुजाएं हमने देखे 3x और 2x में लिया है, 3x + 2x रख देंगे, योग है इसलिए प्लस में किया है। ठीक है, और गुणा लगा यहाँ, फिर ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे। ये सारे मान रखे जा चुके हैं। अब देखिए ये 2 में है, ये 50 के साथ इधर गुणे में आ जाएगा, है ना, और इधर 3x और 2x मिलके 5x हो जाएगा, और गुणे में ये जो है 5 रहेगा। अब ये देखिए यहां से तो ये 50 दूना 100 हो गया, और इधर 25 हो गया, 25x। ये आप देखेंगे 25 इधर गुणे में है, तो इधर आएगा तो 100 के नीचे ये बटे में हो जाएगा 25 बराबर x। 25 × 25 = 100, इसका मतलब x का मान 4 आ गया। अब अगर x का मान 4 आ गया तो समांतर भुजाएं भी हमें पता चल ही जाएंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब पहली समांतर भुजा, अब यहां से आप लिख दीजिए ऐसे, पहली समांतर भुजा वो है 3x, इसका मतलब 3 × 4 यानी 12, और दूसरी समांतर भुजा जो कि है 2x, तो हम 2 × 4 करेंगे, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। दोनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब दोनों का हम अंतर, क्योंकि हमें बताना था भुजाओं का अंतर, तो 12 और 8 का अंतर यानी 4, ये 4 सेंटीमीटर फाइनली दोनों का अंतर आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका लग गया। ठीक है, फाइनली आपका ये आंसर भी आ गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करनी थी। ठीक, अब आप चाहें तो यहाँ सॉल्व, यहाँ देखिए चेक भी कर लीजिए आपका आंसर सही आया कि नहीं। ये 12 आया था, ये 8 आया था, यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हैं ये 12 और ये 8 आ चुका है। 12 8 20, 20 5 100 और बटे 2 50 ही आ जाएगा, जो कि क्षेत्रफल था भी। तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियोस को आप लोग ढंग से लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, सीखिए। यदि कोई समस्या है तो हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, या फिर
व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आप बता सकते हैं, मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा समस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दौड़ के लिए वृत्ताकार मार्ग इस प्रकार बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। आप बताइए, दौड़ करना है और उस दौड़ के लिए वृत्ताकार मार्ग चाहिए, वृत्त के आकार का। अगर वृत्त चाहिए तो वृत्त कुछ ऐसा होता है, देखिए, है ना। तो ये आपका वृत्त है, ऐसा आपको ट्रैक एक यानी मार्ग बनवाना है दौड़ के लिए। तो इसमें कहा गया कि एक चक्कर में 110 मीटर दौड़ पूरी हो जाए, ऐसा चाहिए। इसका मतलब ये जो वृत्त है, आप देख रहे हैं कि वृत्त की ऐसे बाउंड्री के अलोंग ही तो दौड़ा जाएगा, इसी के साथ आदमी दौड़ेगा, जो भी दौड़ेगा इसी के किनारे या इसी पर दौड़ेगा, यही मार्ग है, समझ लीजिए। तो इस मार्ग पे अगर कोई दौड़ेगा तो इसका मतलब एक चक्कर में वो वृत्त की पूरी परिधि को कवर करेगा। ये जो इस समय आप देख रहे हैं पूरी बाउंड्री, इसको वृत्त की परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इसको बोला जाता है परिधि, है ना, ये जो बाउंड्री है वृत्त की। तो इसका मतलब एक चक्कर अगर कोई कहे तो इसका मतलब इस पूरे परिधि पर चलना होगा, तब एक चक्कर पूरा होगा। जिस भी स्थान से चलना प्रारंभ होगा, सपोज यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ तो इस स्थान से घूम के जब यहाँ पे पहुँच जाएगा फिर से इंसान, तो उसका एक चक्कर माना जाएगा। तो इसका मतलब कि एक चक्कर में ये जो दिया है कि 110 मीटर कवर हो, तो इसका मतलब ये इसकी परिधि दी गई। एक चक्कर में 110 मीटर का मार्ग है कवर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि एक चक्कर का मतलब हुआ इस वृत्त की परिधि, और वही आपको दिया है। तो बस इसी का आप सूत्र लगा दीजिए, जो आपको दिया है, वृत्त की परिधि दिया है, आपको पता चल चुका है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और आपको ये जो 110 एक चक्कर में दूरी दी है, इसका मतलब यही है, आप यहाँ पर लिख भी लीजिए कि वृत्ताकार मार्ग, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्ताकार जो ये मार्ग है का एक चक्कर, जो इसका एक चक्कर हो रहा है वो बराबर है वृत्त की परिधि के, है ना। इसीलिए हम वृत्त की परिधि बराबर 2πr सूत्र लगाएंगे। और ये जो वृत्ताकार मार्ग 110 मीटर बताया गया था, यहाँ 110 लिख देंगे, बराबर 2π, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे में r। इससे हमें इस वृत्त की त्रिज्या का पता लग जाएगा। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से कहीं भी मिलाएं परिधि को, त्रिज्या होता है। किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि को कहीं भी मिलाएं, चाहे यहाँ मिलाएं या ऊपर मिलाएं या कहीं भी मिलाएं, ये सब त्रिज्याएं हैं और ये सब समान होती हैं, ठीक है। किसी भी वृत्त में केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। तो सामान्यतः अगर सभी बातें ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र से ये त्रिज्या है, और ये पूरा जो होता है केंद्र से जाने वाली पूरी रेखा जो वृत्त की परिधि पर दो जगह मिलता है, इसको व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा, देखिए ये भी त्रिज्या आर से लिखेंगे, ये भी आर से लिखेंगे, इसका मतलब ये आर आर 2 बार हो गया, डबल हो गया। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुणे त्रिज्या। आप व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है। आप सभी जानते भी हैं इसको अच्छे से। तो अब चलिए त्रिज्या निकालते हैं। देखिए ये 7 बटे में है तो 110 के 7 गुणे में हो जाएगा, भाई ये 7 तो गुणे में हो जाएगा, बटे में जो चीज़ होती है वो दूसरी तरफ गुणे में हो जाती है। और ये 2 और 22 गुणे में है तो ये दोनों ही क्या होंगे? बटे में हो जाएंगे इधर, है ना। बराबर में आपका इधर आर है, आर ऐसे रहेगा। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, अब सरल करना है। 22 पंचे 110 होता है 5 बार में। अब 5 सते 35 ऊपर हो गया और बटे में ये 2। इसका मतलब त्रिज्या जो आपको मिली वो 35/2। आधा करना हो कर ले या ऐसे ही छोड़ दें। अभी देखिए क्या बताना था आपको, एक्चुअली बताना था इस रास्ते का व्यास। तो त्रिज्या ये आ गई है, और व्यास का सूत्र अभी मैंने आपको बताया कि व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का डबल। त्रिज्या आई है 35/2, यहाँ रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब फाइनली 35 ही बचा, और त्रिज्या को व्यास को सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 35 सेंटीमीटर उत्तर हो गया इस प्रश्न का। इस प्रकार से ये भी प्रश्न पूर्ण हुआ और इसको भी आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि घास के मैदान में खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। आप खुद सोचिए, अगर किसी प्लेस पर ये मान लीजिए यहाँ पर खूंटा है और यहाँ से रस्सी जो कि 10 अगर गाय खूंटे से बांधी है, यहाँ से मान लीजिए सपोज वो बांध दी गई है और वो 10.5 मीटर तक इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती, किधर भी जाएगी वो 10.5 ही जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ
कि रस्सी अगर ऐसे मैं खींच दूं पूरी, मान लीजिए इस समय पूरी टाइट करके रस्सी गाय इस प्लेस पर है, इस प्लेस पर मान लीजिए है, तो पूरी टाइट रस्सी है। अब ये अपनी पूरी टाइट दूरी के साथ, रस्सी के साथ, जो कि हम 10.5 ही जिसकी माप जान रहे हैं मीटर, अगर ये पूरी तनी हुई रस्सी हो, मतलब गाय यहाँ से बंधी हो और इधर ये पहुँच जाए यहाँ तक, मैक्सिमम जहाँ तक जा सकती। अब इसके बाद ये ऐसे चलेगी हर तरफ, मैक्सिमम वो देखिए 10.5 यहाँ आ सकती है, 10.5 यहाँ, हर जगह से 10.5 अगर आप लेते चले जाएंगे, कहीं भी रहेगी, इस जगह से 10.5 ही रहेगी। तो ये आप देखेंगे एक वृत्ताकार पथ पे ही घूम सकती है। तो इसका मतलब कि जो गाय घूम सकती है वो एक वृत्ताकार मार्ग पर ही घूम सकती है, ठीक है। अब वो किधर भी जाएगी, हर जगह 10.5 तभी होगा जब ये पथ कैसा हो, वृत्ताकार हो। तो ऐसे प्रश्न याद रखें, कोई बकरी खूंटे से बंधी है, कोई गाय बंधी है, कुछ भी, और वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकती है, तो वो एक तरह से त्रिज्या का काम कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये त्रिज्या ही होता है वृत्त की। आपको पता चल गया कि जो 10.5 है ये त्रिज्या का काम करेगा। इसका मतलब हमें मालूम हो गया इस प्रश्न के लिए कि त्रिज्या ही 10.5 मीटर होगी, ठीक बात है। अब वो इतना ही एरिया वो चर सकती है सब तरफ से, जो ये आप देख रहे हैं वृत्त के अंदर जो है। तो इसका मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल बता दें तो पता चल जाएगा कि कितने वर्ग मीटर घास चर सकेगी। बस सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल बताना बचा बस। तो हम बोलेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल ही बराबर होगा किसके, गाय द्वारा मैक्सिमम कितने वर्ग मीटर घास चरी जाएगी उसका क्षेत्रफल ही डिसाइड कर देगा। तो क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 22/7 के साथ ये 10.5 गुणे 10.5 दो बार, क्योंकि वर्ग है। 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 25 35, बीच में दशमलव। अब आप देखेंगे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5, इसको गुणा कर देंगे, ये पता चल जाएगा कितने वर्ग मीटर घास चरी जाएगी। तो चलिए गुणा करते हैं। 22 को 15 से गुणा कर दे, पहले 1.5 है ये, तो 22 पंचे 110 और 22 एकम 22, 0 3 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आपका 0 3 और 3 333, और एक अंक पे दशमलव था इसलिए यहाँ लग जाएगा, तो केवल 33 आएगा यहाँ पे। भाई एक अंक पे दशमलव भी था, केवल 33 को फिर फर्दर हम 10.5 से करेंगे। तो 10.5 को 33 से करेंगे, दशमलव अभी इग्नोर करिए, पहले गुणा कर लीजिए। 3 25 15, ये 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर से वैसे ही। तो आप देखिए 5 5 1 6, 3 1 4 और 3। अब एक अंक पे दशमलव था ये वाला, तो यहाँ लगा दीजिए। इसका मतलब फाइनली 346.5 वर्ग मीटर कहें या मीटर स्क्वायर कहें, क्षेत्रफल को कोई दिक्कत नहीं। इतने वर्ग मीटर गाय घास चर पाएगी, इतनी दूरी तक घास चरी जा सकेगी, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो लिखा गया है। आप लोग ट्राई करते रहिए, फटाफट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है। देखिए समचतुर्भुज कैसे बनता है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर एक वर्ग जैसे होता है। इस वर्ग को अगर मैं इन दोनों किनारों पकड़ के ऐसे खींच दूं तो थोड़ा सा कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों ये भी बराबर होती हैं। समचतुर्भुज इसी को कहते हैं, जो कि वर्ग का एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा रूप कह सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से। तो ये आपका ऐसी आकृति समचतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। ये समचतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये कहा गया है कि इनके विकर्णों का अनुपात, तो इनका विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला, एक ये और एक ये विकर्ण होते हैं, ठीक। इनके अनुपात के बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। तो भाई विकर्ण को आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इसमें जो जो दिया गया, जैसे विकर्णों का अनुपात दिया गया, तो हम ये कहेंगे कि भाई माना समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, तो क्योंकि दोनों का अनुपात पता है तो पहला विकर्ण हम 3x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3:4 पता है अनुपात। इसी प्रकार से इसका दूसरा विकर्ण
जो कि है 4x हो जाएगा, क्योंकि 3:4 था, तो दोनों विकर्ण हमने मान लिए। अब इसका क्षेत्रफल भी हमें पता है, दिया गया, ठीक है, तो वो भी नोट कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो विकर्णों की अलग अलग माप बताइए। तो पहले हमें, क्योंकि अब क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है, तो हम इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों को गुणा कर दिया जाता है। ये सूत्र है आपका सामान्य जो समचतुर्भुज का है। तो इसका मतलब हमें क्षेत्रफल दिया था 96, तो इस तरफ तो हम 96 ही रख दे, फिर बराबर है, बराबर लगाइए, 1/2 लिखिए, गुणे विकर्ण जो है इनका गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, ये दोनों विकर्ण है, तो 3x और 4x का गुणनफल लिखना पड़ेगा। अब ये 2 में इधर ले आइए, तो 96 के साथ गुणे में, यहाँ देखिए 4×3 12 और गुणे x और x मतलब x² हो जाएगा, भाई सबका गुणा होगा। अब 12 को भी इधर ले आइए, तो 96 × 2 ये है ही, और ये गुणे में देखिए 12 था तो इधर बटे में हो जाएगा, इधर आपका केवल x² बचेगा। 12 × 8 = 96 होता है, 8 बार में, 8 दूनी 16, यानी x² का मान 16 हो गया। अगर ये x² का मान 16 आ गया तो x का मान तो रूट हो जाएगा, क्योंकि वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है, और 16 का वर्गमूल 4। x का मान इस प्रकार से 4 निकल के आ गया। आपको अब विकर्ण पता चल गए, अलग अलग यही बताना था। तो क्योंकि x का मान 4 आ चुका है, तो भाई यहाँ पर देखिए, आप सिंपली यहाँ पर लिख लीजिए कि x का मान आ गया है, तो पहला विकर्ण था ही 3x, मतलब 3 × 4 करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण भी यहाँ पर लिख लीजिए, दूसरा विकर्ण जो कि है 4x, तो 4 × 4 करना पड़ेगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 4x का मतलब 4 × x का मान 4 आया ही है, इसको रखेंगे 4 चौके 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण आ गए। ये आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो आपके समक्ष थे, इनको अच्छे से समझ लिया गया है, कर लिया गया है। अब चलिए और प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं और उनको सरल करते हैं। अब आपके समक्ष कुछ और प्रश्न है, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है, अब बोला गया कि यदि एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समचतुर्भुज यहाँ भी है, और प्रश्न में ध्यान से समझें। समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कहा गया इसकी भुजा 5, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, ये चारों भुजाएं 5-5 हो जाएंगी, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक बात है। इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं इसका कोई एक विकर्ण जिसकी बात की गई है वो 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये वाला विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक। दूसरा विकर्ण भी हम बना लेते हैं इसमें, ये आपका दूसरा विकर्ण बन गया, 2 विकर्ण हो गए। विकर्ण समचतुर्भुज के एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बात याद रखिए। विकर्ण जहां काट रहे हैं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है हर तरफ, यानी ये जो चारों त्रिभुज दिख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक विकर्ण की माप पता थी 8, तो मान लेते हैं इसकी विकर्ण की माप पता थी 8, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं इसको नाम भी कर देता हूं, ABCD ये एक समचतुर्भुज था, इस पॉइंट को बीच वाले O मान लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो BD विकर्ण था 8 है, अगर तो विकर्ण जो एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां से बराबर बराबर काटते हैं, ये भी ध्यान रखिए। जैसे ये B से O जितना उतना ही O से D होगा, O से A जितना होगा ये वाला हिस्सा उतना ही O से C भी होगा, ये भी एक खासियत होती है इसकी। तो इसका मतलब जब ये BD मैंने इस विकर्ण को 8 लिया है, वहां दिया है प्रश्न में, तो इसका मतलब ये जो इतना हिस्सा है ये 4 हो जाएगा और ऊपर का भी इतना हिस्सा 4 हो जाएगा। ये तो आप कॉमन सी बात समझ गए होंगे कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान रूप से बराबर बराबर विभाजित करते हैं, तो ये 4-4 में बढ़ जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हैं कि यहां से आपके पास एक विकर्ण था, तो अगर कोई भी समकोण त्रिभुज उठाते हैं तो 5 और 4 हमें पता है, ये वाली भुजा भी विकर्ण हमें मिल जाएगा, और हम
उसको निकाल पाएंगे। तो ये कैसे आएगा, ये अगर हम समकोण त्रिभुज बताएं कि ये समकोण त्रिभुज है, देखिए यहां से मैं बोल दूं कि त्रिभुज AOB में, आप देखिए एक त्रिभुज AOB, ये वाला उठाते हैं AOB, तो आप देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहां पर 90 देखिए O है, ये A है और ये B है। आप देखें तो जहां पर 90 बनता है उस जगह से एक आपका आधार कहलाता है और एक आपका लंब कहलाता है, और ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये कर्ण कहलाती है समकोण त्रिभुज की, आप जानते हैं। इसको अगर सीधा बनाएं तो आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि ये जो AB है ये तो आपका AB हो जाएगा और ये वाला पॉइंट O पॉइंट है ना। इस तरीके से अगर इसी को सीधा करके बनाए तो समकोण त्रिभुज में जहां से 90 बनता है वहां से एक भुजा तो लंब कही जाती है ये वाली, और एक भुजा आधार कही जाती है, इतना आप अच्छे से जानते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में इन तीनों में कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रचलित है, जिसको हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। इसी का प्रयोग कर लेंगे। इसके प्रयोग से होगा क्या कि AB पूरा पूरा देखिए ये 5 था, मालूम है कि ये 5 है, तो हम इसकी जगह 5 रख देंगे। लंब स्क्वायर, लंब यहाँ पर अगर मैं किसी को भी मान लूँ, जैसे AO को माना गया है तो AO आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, चलिए AO ऐसे ही रख देते। BO, दूसरा जो B से O ये आधार है, देखिए ये 4 है तो 4 रख देते। देखिए B से O 4 था, तो अब आप देखिए 5 का वर्ग 25 हो गया, ये AO स्क्वायर है ही, प्लस 4 का वर्ग 16, 25 इधर है, 16 को प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये आपका AO स्क्वायर है ही, 25 में 16 माइनस होगा 9 आएगा, AO का स्क्वायर 9 आ गया। तो आप बताइए अगर ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, यानी AO पर जो घात 2 है वो इधर वर्गमूल हो जाएगा 9 पर, तो इसी प्रकार से ये 3 सेंटीमीटर आया। अब आप देखिए 3 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ आया, A से O तक केवल 3 ये है, तो ऊपर भी ये 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 इधर 3 इधर है, तो कुल विकर्ण क्या होगा 3 का डबल। आपको तो AC विकर्ण बताना है ना दूसरा, तो 2 गुणे 3, 3 का डबल कर देंगे तो आप बोलेंगे भाई 6 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर, पहला विकर्ण 8 सेंटीमीटर था। ये आपकी माप निकल आई और ये आपके सामने आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होना था, और कुछ तो बताना नहीं था, हाँ क्षेत्रफल भी बताना था, ठीक है। क्योंकि अब दोनों विकर्ण आ गए, मैं नोट कर देता हूं। एक विकर्ण जो पहला विकर्ण है BD पहला विकर्ण है, विकर्ण को हम D1 से भी बोलते हैं, D1 पहला विकर्ण, D फॉर डायगोनल होता है, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, इसलिए D1 D2 भी लिख लेते हैं। पहला विकर्ण BD 8 था, 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण आपने AC निकाल लिया है, जिसको दूसरे विकर्ण को हम D2 कह दें, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ चुका है। दोनों विकर्ण आप निकाल चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने पढ़ा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 गुणे D2। भाई विकर्ण D1 D2 है तो उनका गुणनफल होता है, इस तरीके से लिख देंगे 1/2 गुणे विकर्ण पहला 8 दूसरा 6, ठीक है। यहाँ से 2 चौके 8 काटिए, 6 चौके 24, फाइनली 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, ये आपका आ चुका है आंसर। ये क्षेत्रफल भी आ गया, दूसरा भी आ गया, विकर्ण भी मिल गया दूसरा, और आपको क्षेत्रफल भी हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त हुआ और ये भी आपका प्रश्न लग चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यदि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो मान 2/3। और अब ये जो भी कंडीशन है, देखिए भिन्न वाले प्रश्नों में सबसे पहले आपको मानना होता है कि माना उस भिन्न का अंश x है और हर अपनी तरफ से y, तो भिन्न तो अपने आप बन जाएगी, भिन्न होता ही है अंश बटे हर। आप जानते हैं कोई भी भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होती। जैसे ये लिखा 5/8, तो इसमें ये अंश है और ये हर है। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर होती है, आप सब जानते हैं। इसलिए हम भिन्न को, किसी भी भिन्न को अंश बटा हर कह सकते हैं, और क्योंकि हमने अंश को x माना, x रख दे, हर को y माना, तो x बटा y ये आपकी भिन्न अभी तक हो गई। इतना काम आपको ऐसे प्रश्नों में हमेशा करना है, ठीक है। अब आगे देखिए,
कंडीशंस देखते हैं क्या बोलता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए। देखिए अंश में एक घटा दे, माइनस कर दे। तो अब देखिए अब हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा कार्य करेंगे। अंश में एक घटा दे, माइनस कर दिया, तो हर में तो कुछ किया नहीं गया, नहीं, सिर्फ कहा गया अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो 2/3 भिन्न हो जाती है। तो इसका मतलब हर में कुछ नहीं किया गया, ऐसे रखिए, और ये बराबर हो जाता है 2/3 के, ऐसा प्रश्न ने बोला है, तो ऐसे लिख लिया गया। अब इसको जब दो भिन्ने बराबर में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन किया जाता है। तो 3 का गुणा इस पूरे x-1 से होगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि इसमें दो संख्याएं हैं, और इस y का गुणा 2 से होगा तो y गुणे 2। अब आप देखिए इसमें जब ब्रैकेट से दो संख्याओं से गुणा होता है तो पहले इससे भी करते हैं और फिर इससे भी गुणा करते हैं। तो 3 का x से और माइनस फिर 3 एकम 3 और बराबर, ये तो 2y हो ही जाएगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए, 3x ये है ही, y को इधर ले आइए माइनस का 2y और बराबर इस संख्या को उधर पहुंचा दीजिए तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 उधर प्लस का 3। इस प्रकार से एक समीकरण तैयार हुआ। अब इसी प्रकार से फिर से दूसरी शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त देखेंगे। फिर से प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है ये देखिए, ये जो था ये आपकी पहली शर्त से आया है, प्रश्न की पहली शर्त, और अब हम दूसरी शर्त से देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरी शर्त इसमें यह है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। अब की बार क्या कहा जा रहा है कि ये जो भिन्न है x/y, इसके हर में 4 जोड़ दें, y+4, तो क्या हो जाता है, तो इसका मान 1/2 हो जाता है। तो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। इसको भी सरल करने की प्रक्रिया वही है, वज्र गुणन। तो 2 का x से गुणा और बराबर ये y+4 का 1 से, तो 1 से कभी किसी भी संख्या से गुणा होता है तो कोई मान परिवर्तित नहीं होता, y+4 एकम y+4 ही रहेगा। अरेंज करिए इसको भी, 2x, y को इधर ले आइए -y बराबर उधर 4 रहेगा। ये आपके दो समीकरण तैयार हो गए। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, आपके उत्तर आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, दोनों समीकरणों को ऊपर नोट करेंगे और उनको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा स्पेस बनाते हैं और समीकरणों को लिख लेते हैं जो आए हैं। जैसा कि समीकरण पहला आया है 3x - 2y बराबर 3, ये वाला, और दूसरा आया है 2x - y बराबर 4। इनको हमें सरल करना है, ठीक। तो देखिए अब समीकरण सरल कैसे होंगे। समीकरण 2 सरल करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे दो पेयर को x और y में युगपत समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जिसको भी हमें इसमें x या y को गायब करना होता है, हम उसको क्या करते हैं, बराबर पहले करना होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम सपोज यहाँ से हम y को बराबर करें तो यहाँ 2y, यहाँ एक ही y है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 2 में y को 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कभी भी एक पद के साथ गुणा नहीं किया जाता। आपको ध्यान तो y को ही रखना है कि y को हमें 2y बनाना है, y को 2y बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। परंतु ये गुणा केवल y में नहीं बल्कि पूरे समीकरण में किया जाएगा, ये रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को ही 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए चेंज क्या आएगा, अब चेंज आएगा, यही समीकरण बन जाएगा 2 दूनी 4x, 2 का इससे भी होगा और इसमें भी होगा 2y, और यहाँ भी होगा 2 चौके 8। यही समीकरण अब 2 ये बन गया। अब ये बन चुका है समीकरण, मतलब यही समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो गया जो पहले 2 था। अब इसको 3 भी नाम कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे वो वाला समीकरण भी नोट कर लेते हैं, और ऊपर 3 था। अब देखिए क्या होगा, इसको सरल करने की प्रक्रिया क्या है। अब ये क्योंकि बराबर हो गए हैं, 2y ऊपर भी 2y नीचे, अब ये हटाए जा सकते हैं। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि ये कैसे हटेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर, तो यहाँ बच्चों को डाउट होता है। ध्यान रखिए, यदि दोनों पदों के चिन्ह समान है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो उन समीकरणों को घटाया जाता है घटाने पर। और यदि दोनों पदों के सामने के चिन्ह अगर विपरीत होते, एक प्लस और एक माइनस, तो जोड़ देते। ये बस इतना याद रखिए बस, ठीक है। तो यहाँ घटाया जाएगा। अब घटाने पर क्या रूल होता है, इसको देखिए। जब भी आप घटाते हैं समीकरणों को, तो नीचे वाला समीकरण जो भी नोट किया गया है, इसके प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे बदले जाएंगे, देखिए। ये 3x है तो प्लस का है, आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का 3x माना जाएगा। तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ये -2y है, इसको प्लस मान लिया जाएगा। अब ये -2y नहीं रहा, +2y हो गया। ये प्लस का 3 लिखा है तो इसके आगे ये माइनस का मान लिया जाएगा। ये नीचे वाले समीकरण के ही चिन्ह बदलते हैं। कब, जब घटाया जाता है। यदि जोड़ा जाता
तो कोई चिन्ह बदला नहीं जाता, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदला जाता, परंतु घटाने पर ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब ये 2y माइनस का और ये प्लस का हो चुका है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, घटाने पर, और 4x में से 3x घटेगा तो एक ही x बचेगा। यहाँ से 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 बचेगा, क्योंकि अभी माइनस का 3 हो गया। तो इस तरीके से x का मान तो 5 आ गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपके सामने है 3x माइनस 2y बराबर 3। इसमें देखिए 3 गुणे x का मान 5 रखेंगे माइनस 2y बराबर 3, तो ये हो गया 15 माइनस 2y बराबर 3। 15 उधर जाएगा, माइनस 2y बराबर, माइनस का 2y बचेगा, 15 को उधर ले जाएंगे, प्लस 15 है, 3 के साथ माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका माइनस का 2y है ही इधर, उधर प्लस माइनस, माइनस 15 में से 3 जाएगा, 12 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। माइनस 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 कट गया, y 2y बराबर 12। तो आप देख रहे हैं y बराबर 12/2, क्योंकि ये 2 गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, 2 1 कम 2 छंग 12। तो आप देख रहे हैं y बराबर 6 आ गया, y 6 और x यहाँ से 5। तो x और y आ गया। तो देखिए भिन्न आपको बतानी थी, यहाँ 5 और यहाँ 6, यानी 5/6 भिन्न हो जाएगा। तो बस आगे यही लिखना था, भिन्न बराबर, और ये 5/6 लिख देना था बस। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग सॉल्व करते रहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैच में प्राप्तांक दिए गए। 10 मैच खेले गए, उसमें एक विद्यालय की टीम है बास्केटबॉल की जिसको इतने इतने अंक प्राप्त हुए, तो इनकी मध्यिका बतानी है। ठीक है, तो पहले जब भी जिन आंकड़ों की मध्यिका बतानी होती है उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही 8, 8 के बाद 9। ठीक है, 9 के बाद आपको 10, 8 9 10, फिर 11 भी है, 12 भी है। लाइन से 8 9 10 11 12 13 भी है, बस 14 नहीं है, फिर 15 है। तो पहले इतना लिख लेते हैं ताकि भूल ना हो। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, फिर 15 है। ठीक है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 है, और 15 के बाद फिर 18, 19 और 22 है। ठीक है, 15 के बाद 18, 19 और 22। तो आपने क्या किया, आंकड़ों को सबसे पहले व्यवस्थित कर लिया आरोही क्रम में। ये कार्य आपको पहले कर लेना। मध्यिका ज्ञात करने में ऐसे प्रश्नों में पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले ही बोला गया था कि ये बास्केटबॉल टीम 10 मैचों के लिए प्राप्तांक है, तो इसका मतलब n बराबर 10 है। ये जो आंकड़े हैं उनको n बोलते हैं। कितने आंकड़े हैं, 10 हैं, और 10 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो तो मध्यिका का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। सम संख्या जब आंकड़े होते हैं तो मध्यिका का सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, n/2 लिखते हैं ब्रैकेट में और लिखते हैं वहाँ पद प्लस, फिर आप n/2 ऐसे लिखते हैं, साइड में +1 ऐसे लिखा जाता है, और फिर यहाँ लिखा जाता है वहाँ पद, और टोटल में /2। ये सूत्र है। n की जगह 10 है तो 10 रखते चले जाइए तो 10/2, आगे वैसे ही लिखते चले जाइए वहाँ पद, फिर यहाँ भी लिखिए 10/2 और +1। जिस प्रकार से ये है, n की जगह बस केवल हम 10 रखते चले जा रहे हैं, बाकी सब सूत्र में वैसे ही। 10/2 मतलब कट के 5 आ गया, तो इसका मतलब 5वां पद, प्लस ये भी कट के 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6वां पद, क्योंकि भाई 2 पंचे 10 और 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और /2। अब इस प्रकार से मध्यिका में आप यहाँ तक आ चुके हैं कि मध्यिका का 5वां और 6वां पद /2। अब 5वां और 6वां पद ऊपर देखिए आंकड़ों में क्या है भाई, 1 2 3 4 5, ये 5वां ये 6वां है ना। इन्हीं को आप उठा करके यहाँ पर रखिए। 5वां पद है 12 प्लस 6वां पद है 13/2, 12 13 कितना होगा 25, 25/2 कट के 12.5 आएगा, 12.5 उत्तर। 25 का आधा ही होगा। आप काट सकते 2 1 कम 2 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, दशमलव लगा, 2 पंची 10, ऐसे भाग भी कर सकते हैं, नहीं तो 12.5 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आयत था जिसमें आयत की लंबाई बताई गई है 10 सेंटीमीटर और इसी आयत की चौड़ाई भी बताई गई है जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। अब कहा गया इस आयत को घुमाया गया, घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना। अब देखिए जब भी आयत को घुमाया जाए, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए जिस भुजा के परिता घुमाया गया, जैसे यहाँ पर किसके परिता घुमाया गया, लंबाई के परिता, तो जिस भुजा के परिता घुमाया जाता है वह भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है। ठीक है, ये बस इतना याद रखिए। मैं बाकी आपको इसको डिटेल में समझना है तो ऐसे प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में अलग से स्पेशली एग्जाम स्पेशल क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां मैंने इसको स्पेशल इस कॉन्सेप्ट को डेमो के द्वारा भी समझाया है और अच्छे से बताया। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इतना याद रखें कि ऐसे प्रश्न जब आए कि आयत जो बना है उसमें देखिए किसी लंबाई के परिता चौड़ाई के परिता घुमाने पर, यहाँ एक बात याद रखें, वर्ड यहाँ पर है घुमाने पर। ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन तब हो जाता है, यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक में घुमाने पर होता है और एक में प्रश्न ऐसा ही होगा बिल्कुल, वहां पर मोड़ कर बनाया जाएगा। ध्यान रखें, मोड़ कर अलग चीज है, घुमाने पर अलग चीज है। अब मैंने इसको अच्छे से समझाया है, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं। अगर हम मोड़ेंगे किसी भी पेपर को, आयत को ऐसे मोड़ेंगे तो वो एक वृत्त बनेगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी आप इसको समझिए, ध्यान रखिएगा। मैं अभी घुमाने वाला समझा दे रहा हूं, अगले किसी पार्ट में मोड़ने वाला प्रश्न भी एक करवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इस पर फोकस करिए केवल कि जब भी ये होगा कि किसी आयत को लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उसको किसी लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताना, तो क्या किया जाता है, वर्ड याद रहे बार बार कि घुमाने पर। ठीक है, तो जिस भुजा के परिता घुमाया गया है, इसको लंबाई के परिता घुमाया गया, वो उस बेलन की ऊंचाई बन जाता है। इसका मतलब हम अगर देखें तो इसको लंबाई के परिता घुमाया गया था, तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, वही इसकी लंबाई जिसके परिता घुमाया गया, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक, बेलन की ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं। बस यही पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस भुजा के परिता घुमाया जाता है वह भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है। तो यहाँ पर लंबाई के परिता घुमाया गया था और लंबाई 10 थी, तो यानी कि बेलन की ऊंचाई 10 ही बन जाएगा। और दूसरी जो चौड़ाई है, दूसरी भुजा जो है वो त्रिज्या बन जाती है, तो इसका मतलब ये अब बेलन की त्रिज्या का काम करेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है बस, यानी अब ये त्रिज्या का काम करेगी। ठीक बात है। अब आपको बेलन का आयतन बताना है, तो अब बेलन का आयतन क्या होगा, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है सूत्र बेलन के आयतन का। पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब आर यहाँ 3.5 है, उस पर स्क्वायर, एच यहाँ पर 10 लिया जाएगा, 10 रख देंगे। यह आया 22/7, 3.5 पर वर्ग है तो इसको 2 बार ऐसे लिख देते हैं और गुणे 10 कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 22/7 गुणे ये 3.5 है, 10 से इसको गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये 35 हो जाएगा पूरा 35 हुआ, तो 7 एकम 7, 7 25 35, 22 और 5 का गुणा 22 पंचे 110 होगा, बाद में 3.5 से गुणा कर दीजिए। बस भाई हमने 22 को और 5 को कर दिया गुणा 110। अब 110 को 3.5, मतलब हम क्या करेंगे, 110 का जीरो तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, इस 35 को 11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप गुणा करेंगे तो 385, ये आया 385 और ये जीरो था, जीरो भी आ गया। अब एक अंक पे दशमलव भी लगा है तो यहाँ से दशमलव लगाएंगे, मतलब ये जीरो खत्म। अब इतना आपका बचा, यही आपका उत्तर है 385, और क्योंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर की घात 3 ये बोला जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए जो उत्तर आया 385 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान रहे, जब भी किसी आयत को घुमाया जाएगा तो जिस भुजा के परिता घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बेलन की बन जाती है और दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाती है। बस इतना याद रखिए। वर्ड याद रहे कि प्रश्न में घुमाने पर लिखा हो, अगर मोड़ कर लिखा है तो फिर नहीं करेंगे। तो जिस भुजा के परिता मोड़ा जाता है वह भुजा वृत्त की परिधि बन जाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ध्यान रहे, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको भी एक मोड़ कर करने वाला प्रश्न भी करा दिया जाएगा।
वैसे मैंने इन विषयों को अच्छे से समझाया है, एक वीडियो अलग बनाया है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घुमाना मोड़ना सब वहाँ पर आपको डेमो के थ्रू दिखाया गया है पेपर के द्वारा अच्छे से, तो आप उसको ज़रूर देखें, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जो लोग आपके मार्केट में भी जो किताबें आप लेकर के पढ़ते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस चल रहे हैं, उसमें बहुत गलतियां हैं, गलत सॉल्व भी कराया गया। देखिए, मिसप्रिंट होना चीज़ों का एक अलग बात है कि कोई मिसप्रिंट हो जाए, गलत सॉल्व कराना अलग बात होता है। तो उसमें कुछ गलत सॉल्व कराया गया। अगर आपको सही सॉल्यूशन इनका देखना है इस तरीके के प्रश्नों का, तो आप लोग 8th क्लास की यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की बुक उठाइए और स्टैंडर्ड बुक जो SCERT के द्वारा है उसमें आप अच्छे से देखें। बेलन और शंकु चैप्टर, वहाँ पर जाके आपको ये बातें क्लियर लिखी मिल जाएंगी जो मैंने बताई हैं, और ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे ये समझते हैं कि सर गलत बता रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो उनके लिए ऐसा समझाया जा रहा है कि वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर जाके देख लें और उसको समझ के संतुष्ट हो लें। तो आप लोग इन वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं तो खूब ज़्यादा शेयर करिए। अभी धीरे धीरे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए अभी आपका कार्य थोड़ा सा कम गति से हो रहा है। जैसे ही अभी सेकंड सेमेस्टर का 16 का एग्ज़ाम पूरा होगा, 2 दिन, अब तो एक ही दिन बचा, कल होगा, तो उसके बाद आप ही लोगों की क्लास होनी है। तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पे पूरा फोकस हमारा आ जाएगा और थर्ड और फोर्थ की क्लासेस कंटिन्यूसली आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी डेली, और शानदार क्लासेस मिलेंगी, लॉन्ग क्लासेस भी मिलेंगी। बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी कराई जाएगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बस अच्छे से वीडियोस को शेयर करिए और जितने वीडियोस हैं वो आप ढंग से बार बार पढ़िए। किसी भी अध्ययन सामग्री को, नई नई किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को कई बार पढ़ना। ध्यान रहे, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझिए कि अगर हम विभिन्न प्रकार के भ्रमों में फंसेंगे और बहुत सारी इस समय नए नए जालसाजी में आएंगे, जो कि बहुत प्रकार के यूट्यूबर्स भी ऐसा कर रहे हैं और बहुत आपको समझाने के लिए बहुत ऊंचा, ज़्यादा, बड़ा, अजीब सी चीज़ें कराते हैं। तो यदि आपका फेथ है कहीं पर तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर जुड़े रहें, बट आप ये ध्यान रखें कि बेहतर शिक्षा आपको कहाँ मिल रही है। आप इस योग्य हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, तो अच्छी शिक्षा का चुनाव करें, अच्छे मार्गदर्शक का चयन करें और अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है परीक्षा में, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। यदि कुछ थोड़ा बहुत 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे होते हैं तो वो आप लोगों से इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपने पूर्ण रूप से ईमानदारी से ऑल टाइम तैयारी नहीं की होती। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होती है उनके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। और आप भी लाएं, मेहनत करें, प्रयास करें, ढंग से सीखें ताकि सभी लोग सफल हों, अच्छे मार्क्स लाएं, फुल मार्क्स लाएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं ढेर सारी, और आप सब बेहतर करें। बस वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।